हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द साउंड कोचिंग सेंटर। मेरा नाम है साउंड कुमार राठौर और प्यार से आप मुझे एस के सर कह सकते हैं। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 11th का जो हमारा नीट के लिए हम पढ़ रहे थे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का लेक्चर नंबर है हमारा 4। ठीक है, तो जो हमने पिछले लेक्चर में अपना पढ़ लिया तो उसके आगे का आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में आपको मैंने फ्लैजेला तक पढ़ा दिया था। मैंने आपको बताया भी था कि इसका भी फिलामेंट होता है पार्ट, वो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। तो आज हम पढ़ेंगे अपना उसके अगले का। ठीक है, उसके अगले का जो भी हमारा हेडिंग है, आज जितना कवर हो पाएगा उतना हम कवर करेंगे। ठीक है, तो उतना हम कवर करेंगे अपना। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको बताऊं, अगर अभी हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक, अपने रिश्तेदारों तक, सभी लोगों तक हमारी वीडियो को पहुंचाएं, जिससे वो लोग भी जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ सके और उनके पढ़ाई अच्छी से अच्छी हो सके। ठीक है, तो मित्रों अभी हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करने वाले हैं और पढ़ाई को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको जितना भी पढ़ा दिया आप हमें मतलब यहाँ से 20 से लेक्चर आप मत देखिए मेरा। मैंने अभी इसके जो पिछले भी 3 लेक्चर अपलोड कर दिए, आप पहले सिर्फ वो हमारे देख लीजिए, उसके बाद हमारे इस लेक्चर पर आए। क्योंकि अगर आप 20 से पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी मतलब थोड़ा समझ में तो आएगा खैर सब, लेकिन जैसे आपको कुछ चीजें पीछे से इंटरेक्ट हो गई हैं तो उनकी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आप पिछले वाले लेक्चर हमारे देख लीजिए, उसके बाद लेक्चर पे आइए, क्योंकि आपको बैकलॉग नहीं करना आपको। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको हर चीज प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम बॉटनी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में। ठीक है, तो चलिए अब अपनी पढ़ाई को हम करते हैं स्टार्ट, क्योंकि आप लोग सब बातें समझ चुके हैं और ज्यादा देर भी ना करते हुए पढ़ाई को करते हैं स्टार्ट। तो आज का जो हमारा हेडिंग है, सबसे पहला वो रहेगा हमारा पिलई एंड फिम्बरई। ठीक है, पिलई पिलई एंड फिम्बरई हेडिंग मैं आपको बिल्कुल एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगा, क्योंकि एनटीए ने भी हमसे कहा है, मतलब उसने बता ही दिया देखो हम लोगों को कि वो एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं देगा। ठीक है, तो पिलई और फिम्बरई, तो हम हेडिंग डालेंगे इधर अपना पिलई, ठीक है, और इधर हम लिखेंगे अपना फिम्बरी। ठीक है, ठीक बच्चों, तो ये हो गया प्ले और ये हो गया फिम्बरी। तो आपके लिए मैं बताऊं कि जो हमारी प्ले होती है हमारी प्लेन प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ प्लेन प्रोटीन। ठीक है, और इसका कुछ स्ट्रक्चर भी मैं आपको बता देता हूँ डायग्राम के हिसाब से कि कैसा होता है हमारा। इसका कुछ ऐसा होता है डायग्राम, मतलब ऐसे करके ऐसे ऐसे होता है हमारा। ठीक है, तो हमारा ये जो होता है ये होता है इलोंगेटेड। ठीक है, ये जो हमारा होता है इलोंगेटेड होता है। ठीक है, ये हमारा होता है इलोंगेटेड। ठीक है, और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में हो गया हमारा कि ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर भी हो सकता है और इलोंगेटेड भी होता है। ठीक है, प्ले जो हमारी है, और ये ट्यूबुलर और ये जो होती है हमारी मतलब प्लेन प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, प्ले जो होती है वो हमारी प्लेन प्रोटीन की बनी होती है, और ये जो होती है प्ले हमारी होती है लॉन्गर। ठीक है, प्ले जो होती है वो होती है हमारी लॉन्गर और फ्यू इन नंबर में होती है। ठीक है, मतलब कम होती है नंबर में, फ्यू इन नंबर। ठीक है, फ्यू इन नंबर। और इसका जो फंक्शन होता है हेल्प करते हैं मतलब कॉन्जुगेशन में, मतलब एक टाइप का एक रिप्रोडक्शन होता है कॉन्जुगेशन। ठीक है, ये हेल्प करती है आपके लिए कॉन्जुगेशन में, मतलब रिप्रोडक्शन में। ठीक है, फंक्शन इसका हम लिखेंगे फंक्शन हेल्प इन कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन के बारे में मैंने बताया कि एक टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, तो होता है हमारे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये था हमने फिलई के बारे में पढ़ा, हम पढ़ेंगे फिम्बरे के बारे में। तो फिम्बरे का जो मतलब कुछ स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसे होता है, मतलब ये जो होती है हमारी लगी हुई, ये आपको दिखाई दे नहीं है, ये मैं जो बना रहा हूँ ये होती है हमारी फिम्बरे। ठीक है, ये हमारे तो फिम्बरे ये होते हैं ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो ये जो होती है हमारी ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये स्मॉलर होते हैं, ये होते हैं लॉन्गर, प्ले होते हैं लॉन्गर और फिम्बरे होते हैं हमारे होते हैं स्मॉलर। ठीक है, स्मॉलर होते हैं। ठीक है, और फिम्बरे जो हमारे होते हैं मोर इन नंबर होते हैं। ठीक है, मतलब ज्यादा होते हैं, मोर इन नंबर। ओके, क्लियर। और इनका जो फंक्शन होता है हमारे लिए, फंक्शन में क्या होता है इनका होता है फंक्शन हेल्प इन एडिशन। ठीक है, मतलब ये हमारे एडिशन में हेल्प करते हैं, हेल्प इन एडिशन। ठीक है, एडिशन में हमारे लिए हेल्प करते हैं। ठीक, तो जैसे हेल्प इन एडिशन टू होस्ट टिश्यू, ओके,
हेल्प इन एडिशन टू होस्ट टिश्यू, ठीक है। आपको मैंने बता दिया कि होस्ट और गेस्ट क्या होते हैं, ठीक है। टू रॉक इन द स्ट्रीम, टू रॉक इन द स्ट्रीम, इन द स्ट्रीम, ओके बच्चों। कि ये जो हमारे होते हैं ये हेल्प करते हैं एडिशन टू होस्ट द टिश्यू, मतलब टिश्यू से मतलब होस्ट द टिश्यू, जो हमारा होस्ट होता है, मतलब यहाँ पर जो टिश्यू है उसके लिए हम होस्ट कह रहे हैं, टू रॉक इन द स्ट्रीम, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन अटैचमेंट टू सबस्ट्रेटम, और हेल्प करते हैं, इट हेल्प्स टू, इट हेल्प्स टू, ये हमारे जैसे हेल्प करते हैं, इट हेल्प्स टू, इट हेल्प्स इन अटैचमेंट टू सबस्ट्रेटम, ठीक है। इट हेल्प्स इन अटैचमेंट, अटैचमेंट टू सबस्ट्रेटम, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे इसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आपके लिए बातें याद रखनी है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या होता है कि मैंने पढ़ा है पिलाई और फिम्बरी के बारे में। पिलाई जो होते हैं वो कंपोज्ड ऑफ प्लेन प्रोटीन की बनी होती है और इलोंगेटेड भी हो सकती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। और हमारी फिम्बरी होता है ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और हमारी पिलाई होती है वो लॉन्गर होती है, फिम्बरी होती है हमारी वो स्मॉलर होती है। और पिलाई जो होती है वो फ्यू इन नंबर मतलब कम होती है, और फिम्बरी होती है हमारी ज्यादा होती है, मोर इन नंबर में होती है। और पिलाई का फंक्शन होता है कॉन्जुगेशन, जो एक टाइप का रिप्रोडक्शन है, और जो हमारी फिम्बरी होता है इसका फंक्शन होता है हेल्प इन एडिशन, ठीक है। और टू होस्ट टिश्यू टू रॉक इन द स्ट्रीम, और इट हेल्प्स इन अटैचमेंट टू सबस्ट्रेटम, ठीक है। तो इसके बारे में हमने ये पढ़ा। तो हम लिखेंगे दोनों के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात की पिलाई एंड फिम्बरी आर, पिलाई एंड फिम्बरी बोथ आर सरफेस स्ट्रक्चर। मैं आपको बताऊं कि ये हमारी जो पिलाई होती है और फिम्बरी होती है हमारी दोनों बोथ ऑफ सरफेस स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। पिलाई एंड फिम्बरी आर बोथ ऑफ सरफेस स्ट्रक्चर, ओके। ये दोनों हमारी जो होती है वो होती है हमारी सरफेस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पर नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। नोट करके अब हम एक पॉइंट लिखेंगे, नोट, ठीक है, कि बोथ ऑफ देम डू नॉट हैव एनी रोल इन मोटिलिटी। मतलब ये जो हमारे दोनों होते हैं जैसे पिलाई एंड फिम्बरी होते हैं, इनका मोटिलिटी में कोई भी रोल नहीं होता, ठीक है। बोथ ऑफ देम नॉट प्ले इन रोल ऑफ मोटिलिटी, मतलब मोटिलिटी में कोई भी इनका रोल नहीं होता, ठीक है। तो बोथ ऑफ देम लिखेंगे हम कि बोथ ऑफ देम डू नॉट हैव एनी, बोथ ऑफ देम डू नॉट हैव एनी रोल इन मोटिलिटी, रोल इन मोटिलिटी, ठीक है, कि इनका मोटिलिटी में कोई भी रोल नहीं होता, ठीक है बच्चों। तो आप इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं राइबोसोम के बारे में। मैंने आपको बता दिया कि बोथ ऑफ देम डू नॉट हैव एनी रोल इन मोटिलिटी, तो हमने अभी मैंने आपको रिवाइज करवा दिया था, तो आप इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ठीक है। तो आप इतना ही नोट कीजिए। तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा, सब समझ में आया बिल्कुल। कुछ ज्यादा वो तो ठहराने की यहाँ दिमाग घूम जाए, सब आसान चीजें थी, ठीक है। तो आप इतना नोट कीजिए, कर लिया होगा नोट तो वैसे तो। अब पढ़ेंगे हम राइबोसोम के बारे में, ठीक है, कि राइबोसोम हमारा क्या होता है, कैसे होते हैं, ठीक है। अभी ऐसे हम प्रोकैरियोटिक सेल के लिए पढ़ रहे हैं, भूल मत जाना पीछे का, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब बैक्टीरिया सेल के बारे में अभी हम सब पढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम अगर हेडिंग डालेंगे अपना, वो डालेंगे हम अपना राइबोसोम, ठीक है, कि व्हाट इज राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल में हम पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में, ठीक है। हेडिंग अब हम डालेंगे अपना राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम। तो राइबोसोम के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो राइबोसोम जो होते हैं आपको पता है कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली होते हैं हमारे, ठीक है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली होते हैं हमारे, ठीक है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली होते हैं हमारे, ये तो आपको पता ही है, ये मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था जब हमने बताया था मैंने सभी की टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। और ये होते हैं प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, हमारे सभी बैक्टीरिया में होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, ओके, प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया। और इनका जो साइज होता है वो होता है 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर, ठीक है। 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर जो होता है इसका होता है साइज होता है हमारा 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर। अब मैं आपको बता दूं कि 1 नैनोमीटर जो हमारा होता है बच्चों,
ये होता है 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो आपको भी पॉइंट याद होनी चाहिए। वैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, लेकिन आपको मैं बायोलॉजी में बताता हूँ कि यहाँ पर फिजिक्स, अब आप कहेंगे सर इसमें फिजिक्स कहाँ से आ रही है, तो ये फिजिक्स मतलब हर सब्जेक्ट जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, ठीक है। अब आप बायोलॉजी में आपको पता ही है केमिस्ट्री आती है, केमिस्ट्री में बायोलॉजी आती है, ठीक है, और इसमें फिजिक्स भी आती है, क्योंकि मैं देखना मैं अभी आपको इसी चैप्टर में, या जो हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें मैं आपको न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, ठीक है। वो न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब जो राइबोसोम होते हैं इसमें हम एस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इसमें यूनिट होती है, वो होती है इसकी स्वेडबर्ग यूनिट, स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक है। एस जो होती है हमारे, ये होती है स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ओके। इसे हम स्वेडबर्ग यूनिट या फिर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहते हैं। और ये होते हैं राइबोसोम जो हमारे बैक्टीरिया में पाए जाते हैं 70S टाइप के पाए जाते हैं, ठीक है, 70S टाइप राइबोसोम, 70S टाइप राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। और जैसे आपसे कोई पूछ ले कि राइबोसोम मतलब इसकी इकाई क्या होती है, तो उसके बारे में भी आपको बता रहा हूं मैं कि ये होते हैं हमारे 50S + 30, मतलब 50 + 30 मिलकर बनाते हैं हमारे 70। सब आप कहेंगे सर 50 और 30 तो होते हैं हमारे 80, लेकिन नहीं, ये हमारी बायोलॉजी की मैथ है कि 50 और 30 80 नहीं, 50 और 30 70 होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि इसमें 50 और 30 जो आएंगे वो हमारे 70 ही आते हैं, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट लोग थे। अब इसके बारे में हमको चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने जैसा हमें बता दिया हमने वैसा पढ़ लिया और वैसा ही हम पढ़ते आ रहे हैं। और एनटीए भी अगर आपने 50-30 की जगह अगर आपने 80 कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके लिए आपको 50 और 30 70 ही रखने हैं। वैसे भी आप ये सब पढ़ते चले आ रहे हैं पहले से ही, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं बच्चों कि ये हो गया हमारा ऐसे। तो अब हम इसका कुछ मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ कि एक कैसी कैसी हमारी कोफिशिएंट इकाइयों में बटा होता है, ठीक है। तो मैं डायग्राम से आपको बता रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसे करके हो गया हमारा, ठीक है, ठीक। तो ये जो पूरा है हमारे इसे कहते हैं हम 70S, ठीक है, इसे हम पूरे कहते हैं 70S, ठीक है। अब ये जो हो गया हमारा, इसके ये जो हमारा छोटा वाला है इसे कहते हैं 30S, ठीक है। और ये जो है हमारा बड़ा वाला स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं 50S, ठीक है। तो ये 30S होता है, ये स्मॉलर सब यूनिट होती है, इसे कहते हैं स्मॉलर सब यूनिट है हमारी, ठीक है। और ये जो 50S है हमारी लार्जर सब यूनिट है, ठीक है, लार्जर सब यूनिट, ओके बच्चों। ये हमारी स्मॉलर सब यूनिट है, हमारी लार्जर सब यूनिट, ठीक। तो अब मैं आपको बताऊं, ये जो हमारा 30S होता है 16S RRNA से बनकर बना होता है, ठीक है। 16S RRNA मतलब राइबोसोमल RNA, ठीक है। ये बना होता है हमारा 16S RRNA, ठीक है, RRNA, ओके। और ये जो हमारा 50S होता है हमारा बना होता है दो चीजों से, ये बना होता है 5S RRNA और 23S RRNA, मतलब 5S RRNA और 23S RRNA बना होता है हमारा 5S RRNA, और ये बना होता है हमारा मतलब 23S RRNA से, 23S RRNA से मिलकर हमारा बना होता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब मैं आपके लिए बताऊं कि इसके फंक्शन जो होते हैं, कि हमारे राइबोसोम के फंक्शन भी पूछ लेता है, ठीक है। तो इसका जो फंक्शन है, फंक्शन होता है इसका मेनली वो होता है इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये हमारे लिए प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, इसलिए हम इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, सो दैट इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री, ओके बच्चों। ये जो होते हैं हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, इसलिए हम इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बारे में अभी हम इसके बारे में राइबोसोम के बारे में और पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए, मैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल में कैसे अरेंजमेंट होता है इनका उसके बारे में बताऊंगा, पहले आपने नोट कर लीजिए, ठीक है। और वैसे कैमरे में तो क्लियर दिखाई दे रहा है। अब आप लोग अगर आपके मोबाइल में क्लियर नहीं दिखा रहा है, दे रहा है, तो आप या तो अपना भाई मोबाइल चेंज कीजिए या तो आप उसकी कुछ क्वालिटी बढ़ाइए थोड़ी, ठीक है। क्योंकि मेरे कैमरे में तो एकदम क्लियर सब दिखाई दे रहा है मुझे सामने, ठीक है, हर चीज क्लियर आ रही है, ठीक है। तो बच्चों आपने इतना नोट तो कर ही लिया होगा, हैं कर लिया नहीं कर लिया, वीडियो को पॉज कर दो, हो जाएगा नोट, ठीक है। आप नोट कर दिया करो, क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम मतलब पढ़ेंगे प्रोकैरियोट में
प्रोकैरियोटिक जो हमारी होती है सेल, उसमें राइबोसोम कैसे करके अरेंजमेंट होता है, राइबोसोम का कैसे करके क्या होता है, इनके बारे में। ठीक है बच्चों। तो मित्रों, मेरे प्यारे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, तो जैसे मैं आपके लिए बताऊं, जैसे यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर ले लिया है कि हमारा इस तरीके से है हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है, ये लाइक कुछ ऐसा है हमारा स्ट्रक्चर। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमें डायग्राम में पीएचडी नहीं करनी, हमें कुछ समझना है सिर्फ। ठीक है, तो हम जैसे आपको बताऊं कि ये जो अंदर वाली है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और इन पर ये आप देख रहे होंगे कि ये जो मैंने बना रहा हूँ ये हमारे राइबोसोम है। ठीक है, तो इनके लिए हम लिखेंगे कि राइबोसोम आर अटैच्ड, आपको दिखाई देना कि राइबोसोम आर अटैच्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, राइबोसोम आर अटैच्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, राइबोसोम जो हमारे को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आपको अटैच दिखाई दे रहे हैं, मैंने आपको दिखा दिया डायग्राम में। ठीक है, अब जैसे हमारी आती है डीएनए पैकेजिंग आती है एक। ठीक है, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, क्योंकि एक हमारा टॉपिक आता है पॉलीसोम, उसके बारे में आपको बिल्कुल रटवाऊंगा नहीं कुछ भी चीज, हमारे रटवाने वाला कोई काम नहीं होता है। आपके लिए मैं समझाऊंगा एक एक पॉइंट, क्योंकि अब मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा पॉलीसोम या मतलब पॉलीराइबोसोम, तो उनके लिए मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे करके बनते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा डीएनए पैकेजिंग के हिसाब से। मान लीजिए ये कोई हमारा डीएनए है। ठीक है, ये 5' इधर है हमारा 3'। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए कोई भी डीएनए का मतलब चेन है या। ठीक है, 3' इधर और 5' इधर। ठीक है, तो ये मान लीजिए हमारा ये है डीएनए। ठीक है, दिस इज डीएनए। ठीक है, अब इसमें हुआ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इसमें जो हुआ हमारा वो ट्रांसक्रिप्शन हुआ बच्चों इसमें। ठीक है, क्या हुआ हमारा ट्रांसक्रिप्शन, तो आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन होता है तो हमारा एमआरएनए बनता है। ठीक है, तो इसमें बन गया हमारा एमआरएनए। ठीक है, एमआरएनए। ठीक बच्चों, ये बन गया हमारा एमआरएनए। ठीक है, ये बन गया हमारा एमआरएनए। अब एमआरएनए से होगा यहाँ पे ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन होगा हमारा यहाँ पर ट्रांसलेशन। ओके, यहाँ पर होगा हमारा ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन होता है तो कई राइबोसोम आकर एमआरएनए पर जुड़ते हैं। ठीक है, और मतलब ये प्रोटीन की एक चेन बना लेते हैं। ठीक है, आप देखेंगे ऐसे, मान लीजिए ये हमारी, तो आप देखेंगे कि इस पर ए आके देखिए राइबोसोम देखिए जुड़ गए हैं। ठीक है, ये है हमारे राइबोसोम। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, तो ये होती है हमारी प्रोटीन, इसे कहते हैं प्रोटीन। ठीक है, ट्रांसलेशन से हमारी प्रोटीन ही बनती है, आपको पता होगा। ठीक है, तो आपको मैं बताऊं ये है हमारा एमआरएनए। ठीक है, आप देखेंगे कि इस पर कई राइबोसोम में आकर अटैच हो गए हुए हैं। ठीक है, ये है हमारे मैनी राइबोसोम। ठीक है, मैनी राइबोसोम। ठीक है, मैनी राइबोसोम। ठीक है, तो मेरा ये पढ़ाने का क्या मतलब है, तो मैं अब आपके लिए बताऊंगा कि पॉलीसोम क्या होता है। तो आपको इससे बिल्कुल समझ में आएगा कि पॉलीसोम का मतलब होता है कि ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इन बैक्टीरिया many ribosome are attached with single mRNA। ठीक है, that is called as पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। ठीक है, कि ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इन बैक्टीरिया, की बैक्टीरिया में जो हमारा ट्रांसलेशन होता है तो मैनी राइबोसोम आर अटैच्ड विद सिंगल एमआरएनए, दैट इज कॉल्ड पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। ठीक है, तो मैंने इसके लिए आपको समझाने के लिए मतलब इसकी डेफिनेशन भी अब मैं आपको लिखवा देता हूँ। ये मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाने के लिए आपको पूरा सब समझा दिया। ठीक है, लेकिन इसके बारे में हम क्लास 12th में भी पढ़ेंगे जेनेटिक्स में। ठीक है, उसके में हम पढ़ेंगे। तो मैं अभी आपको पहले से तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, हेडिंग डालेंगे हम पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। ठीक है बच्चों, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम हम डालेंगे हेडिंग। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, लिखेंगे हम इसकी परिभाषा आपके लिए, मतलब डेफिनेशन लिखेंगे हम। ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इन बैक्टीरिया मैनी राइबोसोम are attached with single mRNA। ठीक है, with single mRNA called as पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। ठीक है, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम के बारे में। ठीक है,
तो आप इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। अब मैं आपके लिए इसमें ट्रिक बता देता हूँ कि जैसे पॉलीसोम हमारे किस में आता है, ये भी पूछ लेता है कि प्रोकैरियोट में आता है यूकैरियोट में, तो इसकी आप ट्रिक देख लीजिए। जैसे मैंने बनाई है कि पी से हमारा हो जाएगा प्रोकैरियोट, पी से प्रोकैरियोट, और पी से ही हो जाएगा हमारा पॉलीसोम, ठीक है, पॉलीसोम। तो ये मैंने आपके लिए एक ट्रिक भी बना दी है कि आप इससे याद भी कर सकते हैं कि पी से बन जाएगा हमारा प्रोकैरियोट और पी से बन जाएगा हमारा पॉलीसोम। तो आप बच्चों इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंक्लूजन बॉडी के बारे में, ठीक है। तो वैसे अब एक एक चीज पॉइंट क्लियर दिखाई दे रहा है, बस आप अपने मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा लीजिए थोड़ी, ठीक है। मेरे मोबाइल में तो सब ठीक दिखाई दे रहा है, बढ़िया, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं इंक्लूजन बॉडी के बारे में, ठीक है। तो बच्चों नोट कर लिया होगा आप लोगों ने वैसे तो, क्योंकि आप लोग बहुत फास्ट हो रहे हैं इस वक्त, आपके कमेंट्स में देखता रहता हूं, ठीक है बच्चों। तो अब हम पढ़ेंगे इंक्लूजन बॉडी के बारे में। आपने नोट तो कर लिया होगा, ठीक। तो अगला हेडिंग हम डालेंगे इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। अब मैं इरेज कर दे रहा हूं उसके लिए, ठीक है। अगला जो हेडिंग आएगा हमारा वो आएगा इंक्लूजन बॉडी। तो कोई जानता है इंक्लूजन बॉडी के बारे में क्या होती है इंक्लूजन बॉडी? अच्छा चलो कमेंट में जवाब देना, ठीक है, आंसर करना कमेंट में। सब लोग बताना कि आपके हिसाब से आप इंक्लूजन बॉडी को कैसे कैसे आपने डेफिनेशन बनाई है, कैसे कैसे। अगर आप ड्रॉपर के बच्चे हैं तो आप मुझे बताना कि आपने कैसे कैसे डेफिनेशन पढ़ी है। मैं आपको जो बताऊंगा वो आपको बिल्कुल आसान लगेगी, ठीक है। लेकिन आप भी बताना, आप कमेंट में आंसर करना, ठीक है। तो ये आपका आज का होमवर्क है कि आप कमेंट में आंसर करना, ठीक है बच्चों। तो हम पहले हेडिंग डालेंगे इंक्लूजन बॉडी कि व्हाट इज इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। हेडिंग पड़ेगा हमारा इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है, इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं इंक्लूजन बॉडी क्या होती है कि दीज आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये मैंने आपको बता ही दिया था पहले भी कि जो होती है हमारी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। दे रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल। अगर आपसे कोई पूछे कि इंक्लूजन बॉडी क्या होती है तो आप सीधे याद रखना रिजर्व मटेरियल, बस। कि ये जो होती है रिप्रेजेंट करती हैं, कि रिजर्व मटेरियल को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। आपको बस सिंपल बात याद रखनी है, रिजर्व मटेरियल, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है, हम पहले इनके बारे में आपको लिखवा देता हूँ और फिर समझाते हुए भी चलूंगा साथ साथ में, ठीक है। तो लिखेंगे हम पहला ही पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि दे आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, दे आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली, ठीक है। ये जो हमारी होती है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली होती है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं दे रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था दे रिप्रेजेंट्स रिजर्व मटेरियल, ओके बच्चों। तो मैंने आपको बता दी है बात कि आप इंक्लूजन बॉडी है तो आपके दिमाग में आना चाहिए सीधे रिजर्व मटेरियल, ठीक है। और इसका क्या होता है कि इट कैन बी रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व गैस एंड अदर रिजर्व मॉलिक्यूल्स। की ये रिजर्व क्या क्या करती हैं, जैसे फूड मॉलिक्यूल्स हो गए रिजर्व गैस करती हैं, और जो हमारे अदर हो गए हैं रिजर्व मॉलिक्यूल उन्हें करती हैं रिजर्व, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि इट कैन बी रिजर्व, इट कैन बी रिजर्व, इट कैन बी रिजर्व फूड मटेरियल, इट कैन बी रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है। गैसेस, रिजर्व गैसेस, रिजर्व गैसेस एंड अदर रिजर्व मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एंड अदर रिजर्व मॉलिक्यूल्स, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल होंगे उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। इसके कुछ हमारे एग्जाम्पल है वो भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो इंक्लूजन बॉडी के जो एग्जाम्पल है हमारे वो है हमारे जैसे हो गया साइनोफाइशियन ग्रेनुल, ठीक है। साइनोफाइशियन ग्रेनुल मतलब हो जाएगा इन बीजी जैसे साइनोबैक्टीरियम होता है, फिर होता है हमारा ग्लाइकोजन ग्रेनुल होता है हमारा, और हमारा होता है फॉस्फेट ग्रेनुल होता है हमारा, ठीक है, और गैस वैक्यूल होता है, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं, ठीक है। तो हम इनके एग्जाम्पल लिखेंगे। हमारा सबसे पहला जो आएगा वो आएगा हमारा साइनोफाइशियन, साइनोफाइशियन ग्रेनुल्स, ठीक है, साइनोफाइशियन ग्रेनुल्स, ठीक है। इन बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, इन बीजीए साइनो बैक्टीरिया, ओके। दूसरा आएगा हमारा वो आएगा हमारा ग्लाइकोजन ग्रेनुल, ठीक है,
ग्लाइकोजन ग्रेनुल। दूसरा आएगा हमारा मतलब तीसरा आएगा फॉस्फेट ग्रेनुल, ठीक है, फॉस्फेट ग्रेनुल्स, ठीक है, फॉस्फेट ग्रेनुल्स, ठीक है। और चौथा आएगा हमारा लास्ट, वो आएगा गैस वैक्यूल। तो आपसे एनटीए इसमें एक क्वेश्चन भी कर सकता है कि ये जो हमारा गैस वैक्यूल होता है इसके साथ एक क्वेश्चन भी कर सकता है, उसमें आपसे खेला भी खेल सकता है। तो गैस वैक्यूल आंसर हो जाएगा कि स्यूडो वैक्यूल। ये आपको मैं बताऊं, ये जो गैस वैक्यूल होता है हमारे होता है स्यूडो वैक्यूल, ठीक है, स्यूडो वैक्यूल होता है। मतलब स्यूडो वैक्यूल का मतलब क्या होता है, हमारा झूठा वैक्यूल होता है, झूठा वैक्यूल होता है हमारा, ठीक है। तो एनटीए आपसे क्वेश्चन कर सकता है, आपसे खेला कर सकता है सवाल में कि यहाँ ये जो स्यूडो वैक्यूल गैस वैक्यूल होता है हमारा रियल वैक्यूल होता है, ठीक है, लेकिन रियल नहीं होता है, हमारा झूठा वैक्यूल होता है, मतलब स्यूडो वैक्यूल होता है, ठीक है। तो मैं गैस वैक्यूल के बारे में भी आपको कुछ पॉइंट लिखवा देता हूँ, हेडिंग डालेंगे हम गैस वैक्यूल, ठीक है, ठीक है सर। तो गैस वैक्यूल के बारे में सबसे पहले हम लिखेंगे कि इट इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, ठीक है। ये हमारा होता है सही बैक्टीरिया में नहीं होता, इट इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, ठीक है, मतलब ये जो होता है हमारा सभी बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता है, ओके, ठीक। और इट इज फाउंड इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये हमारा मिलता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, इट इज फाउंड इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इट इज फाउंड इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। ये जो हमारा होता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया मिलता है, ओके। और जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जैसे हमारा हो गया साइनोबैक्टीरिया हो गया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हो गया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। इनके बारे में भी मैं लिख देता हूँ कि साइनोबैक्टीरिया हो गए हमारे, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। और हमारे हो गया पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। तो इनमें हमारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, इनमें ये हमारे मिल सकता है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है, फंक्शन हम लिखेंगे इसका, फंक्शन होता है कि टू प्रोवाइड बायंसी, मतलब जब कोई चीज हल्की होकर पानी पर तैरने लगती है, बायंसी का मतलब होता है कि जब कोई भी चीज हमारी हल्की होकर पानी पर तैरने लगती है तो हम उसे बायंसी कहते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन करता है कि टू प्रोवाइड बायंसी, टू प्रोवाइड बायंसी। तो बायंसी का मतलब आप यहाँ पर चाहे लिख लीजिए अपनी कॉपी में कि जब कोई चीज हल्की होकर पानी पर तैरने लगती है तो हम उसे बायंसी कहते हैं। तो गैस वैक्यूल जो होता है प्रोवाइड करवाता है बायंसी, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम अगला हेडिंग पढ़ते हैं अपना, जो रहेगा हमारा न्यूक्लियोइड के बारे में, ठीक है। तो बच्चों नोट कर लिया ये, चलो तो अब आपने नोट कर ही लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोइड के बारे में, ठीक है। न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। हेडिंग डालेंगे अपना, वो है हमारा न्यूक्लियोइड, ठीक है। हेडिंग है हमारा न्यूक्लियोइड, ठीक, क्या है हमारा हेडिंग, न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो मैं आपके लिए इसके लिए डायग्राम से बताता हूं, ठीक है। डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले इसका, कुछ इस तरीके से होता है हमारा इसका डायग्राम, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा होता है इसका डायग्राम, ओके बच्चों। अब मैं आपको बताऊं इसके अंदर होता है हमारा कुछ प्लाज्म, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। ये जो हमारा होता है हमारा नेक्ड डीएनए, ठीक है, नेक्ड डीएनए, ठीक है। इसे हम लिखेंगे, ये होता है हमारा नेक्ड डीएनए, नेक्ड डीएनए, ओके। ये होता है हमारा नेक्ड डीएनए, जो होता है हमारा मतलब नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप। जो हमारा होता है मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप के साथ सराउंडेड नहीं होता है, ठीक है। लिखेंगे हम यहाँ पर कि नॉट सराउंडेड
बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है, बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप। ओके, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। और मैं आपको बताऊं इसमें जो होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में, वो एब्सेंट होता है। जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, एब्सेंट होता है हमारा, ठीक है। लिखेंगे हम यहाँ पर कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है बच्चों, ठीक है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। और इसमें मैं आपको बताऊं जैसे कुछ ऑर्डर इसका पूछ लेता है कि सबसे पहले इसमें क्या होता है। सबसे पहले होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर उसके अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, फिर होता है न्यूक्लियोलस। मतलब जैसे ये ऑर्डर में जैसे आपको बताऊं कि जैसे ये सब चीजें इसमें होती है पूछ लेता है। तो जब हमारे इसमें न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो इसमें ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी हमारी, ठीक है, ना तो न्यूक्लियोप्लाज्म होगा और ना ही न्यूक्लियस होगा। तो मतलब इनका ऑर्डर यही है कि ए पूछ लेता है एक साथ कि ये हमारे ए एब्सेंट होता है, प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकता है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये सब हमारे होते हैं इसमें एब्सेंट, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है बातें, ठीक। अब हम पढ़ेंगे इसी के मतलब न्यूक्लियाइड जो होता है इसमें मतलब डीएनए जो होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, डीएनए। तो डीएनए फुल फॉर्म पता है सभी क्या होती है? डैडीज ना जाए बात ना, वो फिल्म वाली मत याद रखना, ठीक है। डीएनए की जो हमारी फुल फॉर्म होती है वो होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे ज्यादा डीएनए के ऊपर, अभी हम प्रोकैरियोटिक जो डीएनए होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें जो हमारा डीएनए होता है वो होता है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है हमारा इसमें, ठीक है। लिखेंगे हमारा कि इसमें होता है वो होता है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है हमारा, और ये होता है सिंगल लूप में होता है, ठीक है। मतलब इसकी होती है सिंगल कॉपी होती है हमारी, ठीक है। और इसके लिए जीनोमिक डीएनए भी कहते हैं या बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी कहते हैं, ठीक है। हमारी होती है एक सिंगल कॉपी होती है, ठीक है, सिंगल कॉपी। इसके लिए जीनोमिक डीएनए भी कहते हैं और बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी कहते हैं, ठीक है। जीनोमिक डीएनए या बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी इसे कहते हैं, ठीक है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम, ठीक। इज दैट क्लियर? क्लियर से चलो ठीक है। तो कैरीज और एसेंशियल जीन, ये जो होता है हमारा कैरीज करता है और एसेंशियल जीन जो भी होते हैं जरूरी जीन, ठीक। कैरीज ऑल एसेंशियल जीन, जितने भी जरूरी जीन होते हैं उनके लिए सभी को कैरी करता है, मतलब लेके जाता है, ठीक है। और ये जो होता है इट इज ऑल्सो सुपर कॉइल्ड और कंडेंस्ड बाय पॉलीमर्स, मतलब ये जो होता है जुड़ा हुआ होता है एक दूसरे सघन माध्यम, मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, कंडेंस होता है एक दूसरे पॉलीमर्स के द्वारा, ठीक है। इट इज ऑल्सो सुपर कॉइल्ड और कंडेंस, इट इज ऑल्सो सुपर कॉइल्ड और कंडेंस टू पॉलीअमाइंस, ठीक है, टू पॉलीअमाइंस। ओके ओके सर, ठीक है। तो ऐसे हो गया हमारा। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो होती है इसमें हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो हमारी एब्सेंट होती है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो होती है एब्सेंट, हिस्टोन प्रोटीन आर एब्सेंट, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो होती है इसमें एब्सेंट, ठीक। तो ये मैं आपको बता दूं यहाँ पर कुछ और चीजें, जैसे न्यूक्लियोइड के बारे में हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे हेडिंग यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिख दिया यहाँ पर न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड हमारा जो होता है ये होता है कि दैट रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म वेयर सुपर कॉइल्ड डीएनए इज प्रेजेंट इज न्यूक्लियोइड, ठीक है। मतलब ये जो हमारा न्यूक्लियोइड जो होता है ये बाह्य क्षेत्र होता है, बाह्य रीजन होता है साइटोप्लाज्म का जिसमें सुपर कॉइल्ड नेक डीएनए जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसे कहते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। दैट रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म लिखेंगे हम कि दैट रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, दैट रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, दैट रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, दैट रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म वेयर, दैट रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म वेयर सुपर कॉइल नेक डीएनए, सुपर कॉइल नेक्ड डीएनए, सुपर कॉइल नेक डीएनए, ठीक है, सुपर कॉइल नेक डीएनए इज प्रेजेंट
इज प्रेजेंट इज न्यूक्लियर, ठीक है, इज न्यूक्लियाइड, ठीक है, न्यूक्लियाइड, ठीक। तो ये हो गया हमारा, ये मैंने आपके लिए न्यूक्लियाइड के बारे में लिखवा दिया, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लाज्मिड के बारे में, और एक टॉपिक और रहेगा हमारा, वो हम पढ़ेंगे शेप ऑफ बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना प्लाज्मिड के बारे में, ठीक है बच्चों। वैसे अब बिल्कुल एक एक चीज क्लियर वर्ड भी दिखाई दे रहा है आपको, अगर आप देखना चाहें आपके मोबाइल में तो आपको बिल्कुल एक एक चीज क्लियर दिखाई दे रही है, ठीक। तो अभी कोई कह नहीं सकता है कि हाँ आपका सर कैमरा जो है वो कैमरा क्वालिटी थोड़ी खराब है। तो बच्चों अभी तो जो कैमरा है ऐसा ही है आपको, लेकिन एक एक वर्ड अभी भी दिखाई दे रहा है आपको क्लियर, ठीक है। तो अब जो है अब हम पढ़ेंगे, आपने नोट कर लिया होगा ये, अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मिड के बारे में, ठीक है, कि प्लाज्मिड क्या होता है हमारा, ठीक। तो हम पढ़ेंगे प्लाज्मिड के बारे में। डायग्राम भी बना लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो बच्चों अब हम डालेंगे अगला हेडिंग, वो है हमारा प्लाज्मिड, कि व्हाट इज प्लाज्मिड, ठीक है। हेडिंग डालेंगे हम अपना प्लाज्मिड, प्लाज्मिड, ठीक है। तो प्लाज्मिड क्या होता है, ठीक है। तो मैं इसका पहले से आपके लिए डायग्राम से बता देता हूँ। वैसे मैं आपके लिए इसके बारे में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बता देता हूँ डायग्राम से ही, ताकि आपको रिवाइज हो जाए एक बार, ठीक है। कि जैसे यहाँ पर कोई आ जाए ऐसे हमारा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, और एक यहाँ पर ऐसे, एक यहाँ हमारा डीएनए, ठीक है, निक डीएनए, ठीक है। ये मान लीजिए जैसे एक तो है, जैसे किसी प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें जैसे हो हमारा कोई भी एक, आपको पता है कि डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, लेकिन इसमें एक और एक्स्ट्रा हो, जैसे एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, तो हम उसे ही कहते हैं प्लाज्मिड। जैसे कोई भी है प्रोकैरियोटिक सेल उसमें एक होता है, लेकिन एक के अलावा कोई और हो एक, तो उसे हम कहेंगे प्लाज्मिड, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा एक पहले से था और एक बाद में आया, इसे कहते हैं प्लाज्मिड, ठीक है, इसे ही कहते हैं प्लाज्मिड, ठीक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसके बारे में, क्या लिखेंगे कि इट इज स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, लिखेंगे हम कि इट इज स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा। और ये जो प्लाज्मिड होता है हमारा, ये होता है सर्कुलर, ठीक है, इट इज सर्कुलर, लिखेंगे हम इट इज सर्कुलर। तो ये पॉइंट है कुछ, मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में लिखवा रहा हूँ, ठीक है। इट इज सेल्फ रेप्लिकेटेड और सेल्फ डुप्लीकेट, मतलब एक खुद से ही खुद के लिए, मतलब एक दूसरा अपने जैसा एक बना सकता है, ठीक है, मतलब अपने जैसा ही खुद के जैसा एक दूसरा ऑर्गेनिज्म बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिव, ठीक है, इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिव, रेप्लिकेटिव या सेल्फ डुप्लीकेटिव, ठीक है, सेल्फ डुप्लीकेटिव, ठीक, क्लियर। सो यूज्ड एज वेक्टर इन रिएक्शन, मतलब सो यूज्ड एज वेक्टर इन रिएक्टेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो मैं आपको बताऊं कहने का मतलब क्या है इस स्टेटमेंट का, ये एनसीईआरटी हमारी क्या कह रही है कि जैसे ये जो होता है खुद ही सेल्फ रेप्लिकेटिव कर सकता है और खुद ही सेल्फ डुप्लीकेटिव कर सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी डीएनए टेक्नोलॉजी होती है, जैव प्रौद्योगिकी जो होती है, हिंदी में कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी, और मतलब डीएनए टेक्नोलॉजी, तो इसमें जो है हम इसका रिएक्टेंट के रूप में, इसका मतलब एक वेक्टर वाहक के रूप में इसके लिए रख सकते हैं, ठीक है। ये हमारी एनसीईआरटी कहना चाह रही है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सो यूज्ड एज वेक्टर इन रिएक्शन या रिएक्टेंट, ठीक है, इन रिएक्टेंट, ठीक है। जैसे कोई भी रिएक्शन आप मान लीजिए, ठीक है, रिएक्शन मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो टेक्नोलॉजी होती है हमारी, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जो हमारी डीएनए टेक्नोलॉजी होती है हमारी, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मतलब वो तो होती है जैव प्रौद्योगिकी, वो होती है हमारी बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। ये होती है हमारी रिकॉम्बिनेंट, मतलब अपने ही समान एक दूसरा डीएनए बनाना, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये होती है सेल्फ डुप्लीकेटिव, मतलब द्विगुणन, कि अपने ही जैसा एक दूसरा जीव बनाना। तो यहाँ पर जो होता है कि सो यूज्ड एज वेक्टर इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो होता है हमारा पुनर्युगज डीएनए, मतलब, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं पुनर्युगज डीएनए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आएगा सो यूज्ड एज वेक्टर इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये मतलब दोनों चीजें मिक्स हो गई थी तो वो एक जैसे ही सब हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी और डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक ही आते हैं, और इसमें एक ही मतलब एग्जाम, जैसे वो होता है हमारा जो
एंजाइम होता है जैसे पॉलीराइबोसोम ये होते हैं लाइक, मतलब इनके लिए जो होता है जैसे हो गया हमारा ER हो जाता है, वो हमारा आता है। एक हमारा एंजाइम आता है जैसे होता है जिसके लिए काटा जाता है, DNA के लिए काटते हैं, ठीक है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा 12th क्लास में, क्योंकि वो हमारी DNA पैकेजिंग की पूरी एक टेक्निक है, ठीक है। उसके बारे में मैं आपको वहां पर पढ़ाऊंगा। अभी हम DNA टेक्नोलॉजी पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। आपके लिए बस इतनी याद रहना कि हमारा जो प्लाज्मिड होता है इसका हम यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में, ठीक है। ये सीधा सीधा हमारा इसमें कह रहा है, ठीक है। अब जो होता है हमारे कैरीज जीन विच गिव्स बैक्टीरिया यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर, मतलब ये ऐसे जीन को कैरी करता है जो हमारे बैक्टीरिया को एक यूनिक कैरेक्टर देता है, यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर। अब फिनोटाइपिक का मतलब होता है कि बाहरी कैरेक्टर की, बाहरी रूप से आपके क्या क्या मतलब कैरेक्टर है, लक्षण है आपके, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखे हैं कि कैरीज जीन विच गिव्स, कैरीज जीन विच गिव्स, कैरीज जीन विच गिव्स बैक्टीरिया यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर, ठीक है। यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर, ओके। तो मैंने आपको फिनोटाइपिक के बारे में बता दिया, मतलब बाहरी लक्षण, बाहरी रूप से हमें जो जो दिखाई दे वो, ठीक है। और इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है, मतलब ज्यादा लाभ होता है, ठीक है, इसका एक्स्ट्रा एडवांटेज। और इसका एक एग्जाम्पल भी मैं आपको लिखवा देता हूँ, वो होता है हमारा एंटीबायोटिक राइबोसोम, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, वो है हमारा एंटीबायोटिक राइबोसोम, एंटीबायोटिक राइबोसोम, ठीक है। तो यही था हमारे प्लाज्मिड के बारे में, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए बस। उसके बाद में मैं आपके लिए बैक्टीरिया के कुछ शेप्स बता देता हूँ, उसके बाद हम अपना ये लेक्चर जो है वो एंड कर देंगे। बस छोटा सा एक टॉपिक है हमारा, बस शेप ऑफ बैक्टीरिया, तो आप इतने नोट कर लीजिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं शेप ऑफ बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया के हमारे क्या क्या शेप होते हैं, ठीक है। तो छोटा सा आपने नोट कर लिया होगा बच्चों में, छोटा सा है, आपने नोट कर ही लिया होगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे शेप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया के क्या क्या शेप होते हैं, ठीक। हेडिंग डालेंगे हम इसकी शेप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। शेप ऑफ बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया के कैसे कैसे शेप होते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि इनके जो शेप होते हैं, इनके होते हैं बेसिकली 4 प्रकार के शेप होते हैं। एक होता है हमारा रॉड शेप, ठीक है, स्फेरिकल शेप और स्पाइरल शेप और कॉमा शेप। रॉड शेप, स्फेरिकल शेप, कॉमा शेप और स्पाइरल शेप। तो रॉड शेप जो होता है इसके लिए हम कहते हैं बेसिलस, ठीक है। और जो हमारा स्फेरिकल शेप होता है उसे कहते हैं हम कोकस, और जो स्पाइरल शेप होता है उसे कहते हैं हम स्पिरिलम, और जो हमारा कॉमा शेप होता है उसे हम कहते हैं विब्रियो, ठीक है। तो इनके बारे में हम लिखेंगे यहीं पर, ठीक है। मैं आपके लिए एक बिल्कुल फ्लो चार्ट बना दे रहा हूँ, ठीक है। शेप ऑफ बैक्टीरिया पढ़ेंगे अब हम। सबसे पहले ये होता है हमारा, बहुत है रॉड शेप, ठीक है, रॉड शेप, ठीक है। तो इसका कुछ इस तरीके से होता है, मतलब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर डायग्राम भी, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से होता है और इसे हम कहते हैं बेसिलस, ठीक है, बेसिलस, ठीक है। और इसका जो प्लूरल होता है वो होता है बेसिलाई, ठीक है। प्लूरल जो होता है वो होता है बेसिली या बेसिलाई, ठीक है। और इनके लिए मैं बताऊं मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया, इनमें जितने भी बैक्टीरिया आते हैं, मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया वो इसमें मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, ठीक है। मोटाइल और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में अभी इसमें हमें इतनी बात पढ़नी है, ठीक है। तो मोटाइल भी आपको पता है कि जो मूवमेंट करते हैं, नॉन मोटाइल जो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है स्फेरिकल शेप, ठीक है, स्फेरिकल शेप, ठीक है। तो इसका जो डायग्राम होता है वो किस तरीके से होता है, मतलब कुछ ऐसे ही होता है हमारे सर्कल की तरह, ठीक है, लाइक सर्कल, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कोकस, ठीक है, कोकस। और इसका जो हमारा होता है प्लूरल वो होता है कोकाई, प्लूरल जो होता है इसका वो होता है कोकाई, ठीक है। और ये जो हमारा होता है लीस्ट फाउंड शेप होता है, ठीक है, इसे कहते हैं हम, ये जो होता है हमारा ये होता है लीस्ट फाउंड शेप। मतलब ये जो हमारा स्फेरिकल शेप होता है होता है लीस्ट फाउंड शेप, बहुत कम होता है फाउंड शेप, ठीक है, बहुत कम मिलता है ऐसा हमारा, ठीक है। और ये होता है ऑलवेज नॉन मोटाइल, ठीक है, ये कभी भी हमारा मूवमेंट नहीं कर सकता है, ऑलवेज नॉन मोटाइल, ठीक है, ऑलवेज नॉन मोटाइल, ओके बच्चों। अब जो हमारा है तीसरा वाला वो आता है हमारा स्पाइरल शेप, ठीक है, स्पाइरल शेप, ठीक है, स्पाइरल शेप।
स्पाइरल शेप जो होता है हमारा होता है कुछ इस टाइप से, ठीक है, ऐसे ऐसे इस टाइप से होते हैं हमारे कुछ शेप है, ठीक है। इसके लिए हम कहते हैं स्प्रिलम, स्प्रिलम या स्प्रिलम, ठीक है, स्प्रिलम, ठीक। तो ये कुछ ऐसा होता है हमारा, ठीक है। और इसका जो प्लूरल होता है उसे कहते हैं हम स्प्रिला, ठीक है, प्लूरल जो होता है इसका उसे कहते हैं हम स्प्रिला, स्प्रिला, ठीक। और इस ये जो हमारे हो सकते हैं मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं हमारे, ठीक है, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल हमारे हो सकते हैं, ठीक है, मोटाइल और नॉन मोटाइल हो सकते हैं हमारे, ठीक है। तो लास्ट में अब जो हमारा बच्चा वो होता है कॉमा शेप, ठीक है, कॉमा शेप, ठीक है। ये हमारे होते हैं कॉमा शेप के आकार के, ठीक है, मतलब ये कुछ ऐसा होते हैं ऐसे, ठीक है, कॉमा के आकार के होते हैं हमारे, ठीक है। अब ये जो होते हैं हमारे कॉमा शेप, इनके लिए इनका जो नाम होता है वो होता है हमारे विब्रियो, विब्रियो, ठीक है। अब ये भी हमारे जो है मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, ठीक है, मोटाइल और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे मतलब बैक्टीरिया के शेप। ये होते हैं हमारे 4 प्रकार के बैक्टीरिया के शेप। सबसे पहले मैंने आपको बताया वो होता है हमारा रॉड शेप। रॉड शेप कुछ इस टाइप से होता है, इसे कहते हैं बेसिलस। इसका जो प्लूरल होता है वो होता है बेसिली। मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हमारे मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है हमारे स्फेरिकल शेप, जिसे हम कहते हैं कोकस। इसका प्लूरल होता है कोकाई और लीस्ट फाउंड शेप होता है और ऑलवेज नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। तीसरा आता है हमारा स्पाइरल शेप, जिसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, होता है, इसे कहते हैं स्प्रिलम। इसका जो प्लूरल होता है वो होता है स्प्रिलम और हमारा मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी हो सकता है, ठीक है। चौथा जो आता है हमारा वो आता है कॉमा शेप, ठीक है। इससे कॉमा शेप को हम कहते हैं विब्रियो, ठीक है। ये भी हमारा मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी हो सकता है। तो ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने आपके लिए पढ़ा दिया जितना आज कवर हो पाया, ठीक है। मतलब हमारी जो भी थी प्रोकैरियोटिक सेल पूरी आज हो गई एंड। मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल जो थी वो हमारी हो गई एंड। अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मैं अगर कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ठीक है, सबसे पहले आपके पास, ताकि आप जल्द से जल्द उसे देख लें और आगे निकल जाएं सब बच्चों से, ठीक है। तो और जो अपने मित्र लोग हैं उनके पास शेयर कीजिए, ठीक है। आपकी जो छोटे भाई बहन है, आप कि जो भी रिश्तेदार हैं उनके पास भी हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे वो जल्द से जल्द सगुन कोचिंग सेंटर के सदस्य बन सके और हमारे साथ जुड़ सकें, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।